नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 11 जनवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया गया है कि पृथ्वी 2 मिसाइल, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, इसे रूस के सहयोग से विकसित किया गया है। तो यहां पर यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि यह स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। तीसरा कथन दिया गया है कि इसमें परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है। दोस्तों, यह कथन भी एकदम सत्य है। अतः उत्तर 1 और 3 होगा, यानी उत्तर सी होगा। इससे संबंधित खबर पीआईबी में आई हुई है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत के मिसाइल क्षेत्र में एक और उपलब्धि जुड़ गई है, यानी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम क्या है, पृथ्वी 2 नाम रखा गया है। तो यह सफल परीक्षण कहां पर किया गया? उड़ीसा तट पर। यहां पर आप देख सकते हैं, यह उड़ीसा तट है। यहां के चांदीपुर एकीकृत रेंज से यह परीक्षण किया गया है। दोस्तों, पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में बात अगर की जाए तो इसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ मींस डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यह जो है, यह स्वदेश निर्मित है, न कि रूस से, इसलिए दूसरा कथन असत्य हो जाता है। और यह भारत की पृथ्वी मिसाइल श्रृंखला का हिस्सा है। इसमें पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, धनुष आदि मिसाइल हैं। पृथ्वी 3 भी इसके अंतर्गत ही आता है। दोस्तों, पृथ्वी 2 पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम मिसाइल है, यानी यह 500 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? भारत भूकंप की अल्पाइन मेखला पर स्थित है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि भूकंप की घटनाएं आए दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग देख रहे हैं कि लगातार चर्चा में बना हुआ है जोशी मठ। वहां के मकानों में दरारें दिख रही हैं। तो यह दरारों के पीछे कारण क्या है? क्या मानव जनित कारण है या प्राकृतिक कारण है? तो यहां पर यही देखने की बात है कि यहां पर छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं। यही कारण है कि यह जो है, हमारे देश की सरकार ने यहां पर छोटे छोटे भूकंप केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जैसे कि भूकंप का पता लगाया जा सके। दोस्तों, जोशी मठ खतरे में है। वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां के मकानों में दरारें आ रही हैं, क्योंकि वहां की मृदा ढीली है और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो वह प्लेट, यानी कह सकते हैं कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट पे वह अवस्थित है, जिसकी वजह से वहां पर परिवर्तन है, विवर्तनिक घटनाएं घटित हो रही हैं। तो दोस्तों, यहां पहला कथन ये दे रहा है, एक तरह से देखा जाए तो भूकंप के वितरण से संबंधित है। तो भूकंप के वितरण की अगर हम बात करते हैं तो विश्व के 60% से अधिक भूकंप जो आते हैं वह प्रशांत महासागर के अग्निवलय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें अपना भारत भी आता है, इसे अल्पाइन मेखला कहा जाता है। और इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो करीब 17% भूकंप विश्व के आते हैं। और तीसरी जो बेल्ट है वह मध्य अटलांटिक रेंज है। तो यह दूसरी बेल्ट के अंतर्गत आता है। तो पहला कथन तो सत्य हो जाता है। दूसरा है, भारत का भूकंपीय क्षेत्र भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया गया है। दोस्तों, यहां पर यह भी कथन असत्य हो जाता है। क्यों? दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यह भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन एक कार्यरत संगठन है। तो दोस्तों, इसका कह सकते हैं कि यह इन क्षेत्रों के लिए, न कि भूकंप का निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से दूसरा कथन तो असत्य हो जाता है। तीसरा कथन है, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र देश में भूकंप गतिविधियों की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत भूकंप गतिविधियों की निगरानी हेतु स्थापित एक नोडल एजेंसी है। तो ऐसे में तीसरा कथन सत्य हो जाता है। तो ऐसे में अब क्या हो गया? 1 और 3 सही है। तो यानी उत्तर क्या हो गया? डी इसका सही होगा। इससे संबंधित खबर आई हुई है द इंडियन एक्सप्रेस में। माइक्रोसिस्मिक ऑब्जर्वेटरीज बीइंग सेटअप एट जोशी मठ। जैसा कि मैंने जोशी मठ का जिक्र किया, तो जोशी मठ में केंद्र सरकार ने इस सप्ताह यहां पर स्थापित की जाएगी सूक्ष्म भूकंपीय वेधशालाएं। यानी केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से यह खबर आ रही है कि जोशी मठ में कई सूक्ष्म भूकंपीय अवलोकन प्रणाली स्थापित की
जाएगी। इससे क्या होगा कि ये जो दरारें पड़ रही हैं, कहीं यह भूकंप जनित घटनाओं की वजह से तो नहीं हो रही हैं। तो इन चीजों का पता लगाने के लिए यहां पर यह स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि यह जोशीमठ क्षेत्र भारत के सबसे अधिक भूकंप जनित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो इस मानचित्र के आधार पर इसको आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब इसका नाम आते ही यही आपके जहन में आता है कि यह ओजोन के बारे में बात चल रही है। यानी ओजोन परत की क्षय को कम करने, यानी ओजोन परत का क्षय करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत का क्षय करने वाले रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए यह एक वैश्विक समझौता है। और दोस्तों, इस समझौते पर हस्ताक्षर 1987 में किया गया था। 1989 से यह प्रभावी हुआ था। दूसरा कथन है क्योटो प्रोटोकॉल। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना। यह भी कथन एकदम सत्य है। दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल भी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कि ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मन द्वारा चल रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। और इस संधि में शामिल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। तो इस तरह से पहला और दूसरा कथन तो एकदम सत्य हो जाता है। तीसरा है किगाली प्रोटोकॉल। तो यह किगाली प्रोटोकॉल, दोस्तों इसको किगाली संशोधन भी कह सकते हैं, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही किगाली संशोधन किया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जिसका उद्देश्य ही है HFCs गैसेस की खपत और उत्पादन को धीरे धीरे समाप्त करना है, न कि स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को। तो दोस्तों, यह स्थायी कार्बनिक प्रदूषक होते क्या हैं? यह कार्बन आधारित पदार्थ होते हैं। यह मनुष्यों सहित जीवित जीवों के वसायुक्त ऊतक में संग्रहित होते हैं। इसके अगर उदाहरण की बात की जाए तो इसमें दर्जन भर, यानी इसको डर्टी डोजन कहा जाता है, रासायनिक प्रदूषकों में, जैसे कीटनाशकों, DDT सुना होगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथिन, DDT का छिड़काव जहां किया जाता है। तो ये सब स्थायी कार्बनिक प्रदूषक हैं। तो यह किगाली प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं है, बल्कि HFCs के। तो ऐसे में तीसरा कथन असत्य हो जाता है। तब यहां पर उत्तर क्या होगा? 1 और 2, यानी उत्तर ए होगा। इससे संबंधित खबर आई हुई है इंडियन एक्सप्रेस में। यह संपादकीय पृष्ठ पर आया हुआ है कि ओजोन होल फिलिंग अप नाउ, यानी अब ओजोन छिद्र जो है धीरे धीरे भर रहा है। और यह कहा जा रहा है कि 2066 तक, यानी 2066 तक पूरी तरह से ओजोन क्षय पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। यानी पूरी तरह से हमारी ओजोन परत ठीक हो जाएगी, ऐसा वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है। यानी 1980 के पहले की स्थिति में हमारा ओजोन परत आ जाएगी। तो ओजोन स्तर लगातार सामान्य स्थिति में परिवर्तित होती जा रही है। पिछली शताब्दी के आखिरी 2 दशकों में यह भयानक संकट के दौर से गुजर रही थी। तो इस तरह से आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से चिंतित है, लेकिन तब इस दुनिया ने यही फैसला लिया कि हमें ओजोन परत के जो क्षय है इसको कंट्रोल करना है। और दोस्तों, इसके पीछे कह सकते हैं वैज्ञानिक यही कह रहे हैं कि धीरे धीरे ओजोन की जो हीलिंग है वह हो रही है। और दोस्तों, आज ओजोन के बारे में कहा जाता है चूंकि यह अल्ट्रा वायलेट रेस से हमें बचाती है। यानी हमारे बहुत सारे, जैसे कि ओजोन का जो क्षय का जो परिणाम है, त्वचा कैंसर हो रहा है, फसलों का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से इन सब पर नियंत्रण स्थापित होगा और यह सब ठीक हो जाएगा आने वाले दिनों में, अगर हम इसी तरह से चरणबद्ध तरीके से इन गैसेस पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में 2045 तक और अंटार्कटिक क्षेत्र में 2066 तक पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद है। दोस्तों, आर्कटिक में मौसम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यानी वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि आर्कटिक के ओजोन छिद्र में साल 2019 से लेकर 2021 के बीच मौसम संबंधी परिस्थितियों ने इसके आकार में हुए बदलाव में बड़ी भूमिका निभाई है। जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2000 से अंटार्कटिक ओजोन गैप के आकार और गहराई में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से किसे वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत मापा जाता है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो दोस्तों, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए जानना आवश्यक है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक होता क्या है। तो दोस्तों, यह एक नंबर होता है, एक संख्या होती है जिसका उपयोग सरकार द्वारा
आम जनता को हवा की, वायु की गुणवत्ता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि के साथ वायु की बिगड़ती दशा को यह दर्शाता है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक आम लोगों के लिए प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाता है। आप जैसे सुबह सुबह समाचार पत्र देखते होंगे तो यह देखते होंगे कि आपके शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। अब यहां पर यह देखा जाता है कि आपके शहर में किन प्रकार के प्रदूषकों की अधिकता है। तो अब इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें यही आएगा PM 2.5, PM 10 यह है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन PM 2.5 दिया है तो ये होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, नहीं दिया है तो यह भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर इसमें नहीं दिया है फिर भी जानते रहिए आप लोग। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ओजोन दिया है तो ये भी होगा। फिर उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी जिसको NO2 कहते हैं, दिया है, इसमें नहीं भी दिया है फिर भी याद रखिएगा होता है। अब यहां पर दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी होता है। ओजोन भी होता है, लेड होता है जिसे सीसा कहते हैं, अमोनिया। तो इस तरह से यहां पर देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर ये सारे जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत मापे जाते हैं। तो 2, 3, 4, 5 और 6 उत्तर होगा, अतः उत्तर बी होगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं द हिंदू में आई हुई खबर है और इस इंडेक्स को, इस टेबल को जरूर देखिएगा। और यह पॉइंट भी हमने दिया है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं 2018 में आए हुए प्रश्न की ओर। यह किसी देश के नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का के क्या परिणाम है। पहला कथन है कि इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। एकदम सही है ये। यह स्वमेव स्वचालित रूप से नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि का सदस्य बन जाए, यानी NPT का सदस्य। दोस्तों यह कथन असत्य हो जाता है क्योंकि भारत NPT का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की पहुंच है कि नहीं परमाणु प्रौद्योगिकी तक। ऐसे में दूसरा कथन असत्य हो जाता है। तो इसमें केवल एक होगा। तो परमाणु आपूर्तिकर्ता, जिसे NSG कहते हैं, एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है और परमाणु आपूर्तिकर्ता देश एक समूह है जो परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी निर्यात को नियंत्रित करके परमाणु प्रसार को रोकना चाहता है। तो ऐसे में यहां पर देख सकते हैं कि NSG सदस्यता प्राप्त करने का मतलब है कि भारत में NSG से भारत के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी से लेकर कई तरह के उपयोगों तक पहुंच बनाना, जो अनिवार्य रूप से व्यापारियों का उत्पादक संघ है। तो भारत की स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक है, लेकिन NSG के भीतर जिन देशों के पास प्रौद्योगिकी है उन राज्यों को अपना हक पाने के लिए समूह का हिस्सा बनना पड़ता है। तो ऐसे में पहला कथन तो सही हो जाता है। अब यहां पर दूसरे में मैंने यही बताया था कि दूसरा असत्य क्यों हो जाता है, क्योंकि भारत ने परमाणु अप्रसार के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संधियों का विरोध किया है, क्योंकि वे गैर परमाणु शक्तियों के लिए चुनिंदा रूप से लागू थे और 5 परमाणु हथियार शक्तियों के एकाधिकार को वैधता प्रदान करते थे। इसलिए दूसरा कथन असत्य हो जाता है। तो यह केवल एक सही है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। भारत की चतुष्कोणीय ऊर्जा सुरक्षा रणनीति, यानी भारत चारों तरफ से ऊर्जा सुरक्षा रणनीति को अपना रहा है। तो वह कैसे अपना रहा है, यानी भारत को चौतरफा ऊर्जा सुरक्षा रणनीति आपूर्ति में विविधता लाने, अन्वेषण व उत्पादन में बढ़ोतरी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और गैस आधारित अर्थव्यवस्था व हरित हाइड्रोजन आदि के माध्यम से ऊर्जा रूपांतरण पर आधारित है। तो यहाँ पर यह PIB में आई हुई खबर है। यह देख सकते हैं कि भारत 1973 के तेल संकट के बाद से दुनिया के सबसे विकट ऊर्जा संकट से बाहर निकलने में सक्षम रहा और इसका श्रेय जाता है 4 स्तरीय ऊर्जा सुरक्षा रणनीति। यानी क्या है ये रणनीति कि आपूर्ति के स्रोतों को विविध रूप देना, घरेलू स्तर पर ज्यादा से ज्यादा तेल व गैस का पता लगाना। आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में राजस्थान में ढेर क्षेत्रों में गैस के केंद्र पता चल रहे हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम, मुंबई हाई, असम में नाहरकटिया, डिगबोई, यह सब क्षेत्र हैं। इधर गुजरात में अंकलेश्वर। तो ऐसे में भारत आप देख सकते हैं कि यह चतुष्कोणीय रणनीति अपना करके अपनी ऊर्जा सक्षमता को आगे बढ़ा रहा है और इस तरह से भारत अमेरिका, रूस जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए कोलंबिया, रूस, लीबिया, गैबन, इक्वेटोरियल गिनिया आदि नए आपूर्तिकर्ताओं को जोड़ दिया है।
और दोस्तों 2006-07 में 27 देशों से बढ़कर 2021-22 में 39 देश हो गए हैं जो कि भारत के कच्चे तेल की आपूर्तिकर्ताओं की संख्या में यह जुड़ गए हैं। तो दोस्तों भारत में दिसंबर 2021-22 के बीच डीजल की कीमत में केवल 3% की, वहीं अगर हम लोग तुलना करें तो अमेरिका में 34%, कनाडा में 36% और स्पेन में 25% तथा ब्रिटेन में 10% बढ़ी है। सोचिए, और भारत जैसा विशालकाय देश मात्र 3% वृद्धि किया है। तो इस तरह से भारत सरकार 2025 तक अन्वेषण के क्षेत्र में 5 लाख वर्ग किलोमीटर और 2030 तक 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक को बढ़ाने का संकल्प रख रही है। और दोस्तों 5 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी का भी भारत निर्माण कर रहा है, जैसे हरियाणा के पानीपत में पराली के द्वारा, पंजाब के भटिंडा में, उड़ीसा के बरगढ़ में पराली के द्वारा, असम के नुमालीगढ़ में बांस के और कर्नाटक के देवनगेरे में स्थापित कर रही है। और दोस्तों भारत सरकार हर साल कम से कम 5 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में 19,744 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने SATAT योजना के तहत संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की भी कीमत को 46 रुपए से बढ़ाकर 54 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि CBG उत्पादन के दौरान उत्पादित जैव खाद को यूरिया जैसे उर्वरकों के साथ शामिल किया जाए। और दोस्तों IOCL ने एक अभिनव और पेटेंट स्टेशनरी, रिचार्ज करने योग्य और हमेशा रसोई से जुड़े इंडोर सोलर कुकिंग प्रणाली विकसित की है जो भारत के वैश्विक स्तर पर प्रतिरूप की तरह है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत इस चतुष्कोणीय या चौतरफा जो आयामी जो रणनीति अपना रही है, इससे ऊर्जा सुरक्षा में बहुत ही मददगार सिद्ध हो रहा है। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय कहां है और यह कब स्थापित किया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत कौन कौन सी गैसेस आती हैं। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्न के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।